देखिए, ये वाली जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है उत्तराखंड एफआरओ के लिए। इसमें इम्पोर्टेंट जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है उनके बारे में हम देखने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, यहाँ पे अर्थ समिट की बात करते हैं। 1992 में अर्थ समिट हुई थी। कहाँ पे? रियो में, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ये कहाँ है? ये है ब्राज़ील में। अब जब यहाँ पे अर्थ समिट हुई थी तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। इसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट कन्वेंशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अर्थ समिट हुई थी रियो में, तो इसके अंदर तीन चीज़ें विशेषकर निकल के आई। इसमें क्या था कि एक तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके बाद आया इसमें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। ठीक है, और तीसरा था इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अब ध्यान रखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या था। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजेंडा 21 आया। एजेंडा 21 का मतलब ये था कि 21st सेंचुरी में हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, उसकी एक रूपरेखा तैयार की गई। उसके बाद रियो 20। देखिए, रियो 20 क्या था कि 1992 में जो भी चीज़ें की गई थी उसकी एक समीक्षा की जानी थी, और उस समीक्षा के लिए रियो 20 आया। और रियो 20 दोबारा से 2012 में हुआ था। और ये जो रियो 20 का मतलब ये है कि दोबारा से जो अर्थ समिट हुई थी, इसको दोबारा, क्योंकि ये अर्थ जो समिट हुई थी वो रियो में हुई थी, तो रियो 20 का मतलब दोबारा से 2012 में ये रियो में हुई और उसके बारे में हमने समीक्षा की। तो रियो 20 इसलिए बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे रियो 20 क्या है, तो रियो 20 यही है कि अर्थ समिट हुई थी, उसके बाद 20 साल बाद दोबारा से वहीं हुई थी। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूएनएफसीसी के बारे में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज। इसके बाद क्या हुआ, जब यूएनएफसीसी बनी तो उसके बाद तुरंत से कॉप होने लगी, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ होने लगी, और डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ भी हैं। रिसेंटली जो कन्वेंशन ऑफ पार्टी हुई थी, कॉप हुई थी यूएनएफसीसी की, वो हुई थी बाकू में। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। यहाँ पे कॉप 29 यहाँ पे हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि यूएनएफसीसी के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल भी इम्पोर्टेंट था। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का जो पीरियड था, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था, वो 2005 से लेकर वो था 2012 तक। ठीक है, इसमें मेनली क्या वादे किए गए थे, मेनली इसमें कहा गया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका इमिशन हमको क्या करना है, कम करना है। उसके बाद क्या आ गया था, जब यूएनएफसीसी की कॉप 15 हुई थी पेरिस क्लाइमेट चेंज, पेरिस में, तो वहाँ पे पेरिस क्लाइमेट चेंज पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे फिर हमने क्या कहा, वहाँ पे हमने पेरिस क्लाइमेट में भी यही कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस को किस तरीके से कम किया जाए, और जो पूरा अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे रखना है हमें। ठीक है, इसके अलावा कोपेनहेगन अकॉर्ड आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, अब ये देखिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले थे कार्टेजिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। इसमें देखिए, जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में बात की गई थी। ठीक है, इसके अलावा नागोया जेनेटिक रिसोर्स प्रोटोकॉल के बारे में बात की थी। अगर आपसे पूछेगा कि नागोया प्रोटोकॉल क्या है, तो जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो नागोया प्रोटोकॉल में थी। फिर उसी के बाद एच ई टारगेट थे कुछ। एच ई टारगेट में क्या था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को किस तरीके से हम कंजर्व कर सके, इसी बारे में एच ई टारगेट्स हमारे थे। तो एच ई टारगेट्स में कुछ टारगेट्स हमारे पास थे, और उन टारगेट्स के हिसाब से हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या करना था, कंजर्व करना था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ समिट से चीज़ें क्या क्या निकल के आई थी, और यूएनएफसीसी की जो कॉप होती है वो हर साल होती है, और क्यों होती है, किस तरीके से होती है। अब देखिए, यहाँ पे एक जो कॉप हुई थी, देखिए, कुछ कुछ जो कॉप है, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट था, वो 2015 का था। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, तो वो सारी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है। तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि पेरिस क्लाइमेट चेंज कब हुआ था, पेरिस पैक्ट जो कॉप पेरिस हुई थी वो कब हुई थी, तो 2015 कह लेना। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कॉप हुई थी, कॉप, ठीक है, ग्लासगो में हुई थी ये। ठीक है, ग्लासगो में हुई थी। वहाँ पे पंच अमृत, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वहाँ पे पंच अमृत की चीज़ें रखी गई थी। वो क्या थी वो अभी बताता हूँ। और लास्ट जो कॉप थी 29, वो जो कॉप 29 थी वो ग्लासगो में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कॉप 26 हुई थी ग्लासगो में, कॉप 23 थी ग्लासगो में, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे कुछ 5 चीज़ें रखी थी
जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड थी, क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा था उसको कम करने के लिए रखी थी हमने। तो हमने वहाँ पे कुछ वायदे करे थे, हमने ये बोला था कि 2030 तक हमारी जो फॉसिल नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी होगी वो 500 गीगावाट तक हो जाएगी। नॉन फॉसिल एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये कहा था कि 2030 तक हम क्या करेंगे, जो हमारी 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। इसके अलावा हमने ये कहा था कि 2030 तक 1 बिलियन टन जो कार्बन इमिशन है उसको हम क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। इसके अलावा हमने ये कहा था कि जो हमारी जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको 45% से हम क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे 2030 तक 2005 के लेवल से। इसके अलावा हमने ये कहा था कि हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे 2070 तक। नेट ज़ीरो का मतलब क्या होता है, जितना आप इमिशन कर रहे हैं उतना ही आप क्या कर लो, सिंक कर लो, तो नेट ज़ीरो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वे थी। अब देखिए आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि जो ये इन्वायरमेंट कन्वेंशन थी वो किस तरीके से थी। अब मैं थोड़ा सा अब आगे आपको थोड़ा सा इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करता हूँ ताकि चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएं। वैसे तो देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थी ना वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी। देखिए जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, उसके बाद क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, उसके बाद जो यूएनईपी का जन्म हुआ था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जन्म हुआ था। ठीक है, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हमने ये देखा था कि यार किस तरीके से आगे से जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से हम कर पाएँ। तो ये इसीलिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का उस टाइम पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद यूएनईपी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 1972 से एक साल पहले की बात करें तो 1971 आता है। यहाँ पे हमने रामसार कन्वेंशन की थी। देखिए रामसार ईरान में है। ठीक है, क्योंकि ये कन्वेंशन वहीं पे हुई थी रामसर में, तो इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और ये किससे रिलेटेड है, वेटलैंड को कंजर्व करने से रिलेटेड है। ये फोर्स में आया था 1975 में। थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। देखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन अलग चीज़ है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अलग चीज़ है। ये 1972 में हुई थी। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन की अगर बात करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की बात यहाँ पे होती है। देखिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में बने रहते हैं बहुत लंबे समय से, और वो क्या करते हैं, फिर पॉल्यूशन फैलाते हैं। इसी को ही परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कहा जाता है, पीओपी। अगर आपको बोला जाए पीओपी किससे रिलेटेड है तो वो स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड है। सिंपल ये क्वेश्चन आएगा। और ये फोर्स में कब आया था, 2004 में। अडॉप्ट किया था इसको 2001 में। ठीक है, इसके अलावा ये साइट्स इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अभी बाद में बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बता चुका हूं मैं। ये देखिए 1992 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, रियो समिट हुई थी 1992 में, ये तब अडॉप्ट किया गया था। और फोर्स में ये बाद में आया था 1993 में। बॉन कन्वेंशन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है माइग्रेटरी स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, वाइल्ड एनिमल की जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ है उसको कंजर्व करने से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कब आई थी, इसको अडॉप्ट किया था 1979 में, और फोर्स में आई थी 1983 में। इसके अलावा देखिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और 3 चीज़ें लगातार लिखी भी हुई है। देखिए वियना कन्वेंशन भी थी। देखिए वियना कन्वेंशन 1985 में इसको अडॉप्ट किया था। अब ये किससे रिलेटेड था, ये रिलेटेड था प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। अब बोलोगे सर ये प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर जो प्रोटेक्शन था इसका, ये तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, तो आप कैसे बोल दे रहे हैं कि वियना कन्वेंशन है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब वियना कन्वेंशन हुई थी तो हमने यहाँ पे बात करी थी प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, बट उसके बाद फिर हमने 1985 में हुआ था ये। उसके बाद क्या हुआ था कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेके आए 1987 में, हमने इसको अडॉप्ट करा और ये फोर्स में 1989 में आई। पर्टिकुलरली इसमें क्या था ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जब हमने कन्वेंशन करी थी 1985 में वियना कन्वेंशन में, तो हमने और बोला था कि ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट करेंगे। बट कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कौन कौन से मटेरियल को हम कर्व करेंगे, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने रखा था। तो फिर हमने यहाँ पे बोला था कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या करेंगे, हम बैन कर देंगे। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था। तो दोनों चीज़ें किससे रिलेटेड है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, इसको फोर्स में 2005 में लाया था। इसका जो फर्स्ट पीरियड था वो मैंने आपको बता दिया 2012 तक था।
ठीक है। उसके बाद पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ गया था, क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउसेस को रिड्यूस करना था, ये सारी चीज़ें इसमें थी, ठीक है। यूएनएफसीसी की बात हम कर चुके हैं, रियो समिट की बात मैं कर चुका हूँ आप सभी के सामने। यूएनसीसीडी की बात करें तो यूएनसीसीडी क्या था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है ना, डिजर्टिफिकेशन आप सभी जानते हैं, पेड़ों को काट रहे हैं हम, डिजर्ट बन जा रहे हैं सारी चीज़ें, तो डिजर्टिफिकेशन को कम्बैट करने के लिए यूएनसीसीडी था, और ये अडॉप्ट किया गया था 1994 में और फोर्स में आया था 1996 में। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसल कन्वेंशन की बात करें, देखिए बेसल कन्वेंशन की कहानी बहुत है, पर इस कहानी को मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। तो क्या होता है ना, जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होती है किस चीज़ की, हजार्डस वेस्ट की, ठीक है, एंड दियर डिस्पोजल। तो इस जो ट्रांस बाउंड्री हजार्डस वेस्ट का जो डिस्पोजल होता है ना, बहुत सारी जो कंट्रीज है जैसे यूएसए वगैरह है, तो ये हजार्डस वेस्ट को क्या करेगी, अफ्रीकन कंट्री में क्या कर देगी, डंप कर देगी। तो उसको उसके लिए ये कन्वेंशन बनी थी, ठीक है। तो ये बेसल कन्वेंशन थी, ठीक है। इसके अलावा कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की जहाँ जहाँ पे बात होगी LMO कहते हैं, वहाँ पे कार्टेजिना प्रोटोकॉल की बात आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बायोसेफ्टी के बारे में। इसके अलावा नागोया प्रोटोकॉल में जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको लग भी रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, नागोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। इसके अलावा ये जो भी है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन रोटरडम कन्वेंशन इज इम्पॉर्टेंट, रोटरडम कन्वेंशन इम्पॉर्टेंट है। रोटरडम कन्वेंशन में बात करी थी प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट किससे रिलेटेड, कौन से कन्वेंशन से रिलेटेड है, तो ये आ जाएगा रोटरडम कन्वेंशन से रिलेटेड। अब देखिए इसमें क्या बात है, देखिए जैसे क्या होता है, इंडिया सपोज यूएसए से कोई ऐसा हजार्डस केमिकल मंगाना चाह रहा है या कोई पेस्टिसाइड मंगाना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या होगा ना कि कंसेंट लेनी पड़ेगी, कंसेंट मतलब मंजूरी लेनी पड़ेगी इंडिया की। जो सपोज कोई वहाँ पे डीलर है यूएसए में और वो यहाँ पे कुछ ऐसे हजार्डस केमिकल इंडिया के अंदर बेचना चाहता है, तो उसको पहले कंसेंट मंजूरी लेनी पड़ेगी इंडिया की कि हाँ ये केमिकल, ये पेस्टिसाइड इंडिया के अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। इंडिया चाहे तो उन पर बैन लगा सकती है, इंडिया चाहे तो उनको ला सकती है, बट उसके लिए प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बहुत ज़रूरत है। तो ये अडॉप्ट किया गया था 1998 में और इसको फोर्स में लाया गया 2004 में। तो ये बेसल कन्वेंशन हो गई, बेसल कन्वेंशन हो गई, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गई और रोटरडम कन्वेंशन हो गई। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बट इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा इन तीनों के बीच का क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। अब इसके बाद मैं जो दूसरी वीडियो लाने वाला हूँ वो ये लाने वाला हूँ कि IUCN स्टेटस क्या क्या है, किन किन इम्पॉर्टेंट एनिमल्स का, ठीक है। तो ये शायद बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पता भी चल गई होंगी, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इतना ही रखता हूँ और इससे शायद कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे आपके, ठीक है। तो अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।